रेवोल्यूशन से पहले 13 कॉलोनीज नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न एज पर बसी थीं। इन कॉलोनीज में जिंदगी अलग अलग तरह की थी, जो जमीन और वहां रहने वाले लोगों से शेप्ड हुई थी। फार्मर्स खेतों में काम करते थे, टोबैको और कॉटन जैसी क्रॉप्स उगाते थे। बस्टलिंग टाउन्स में मर्चेंट्स और आर्टिजेंस अपना सामान ट्रेड करते थे। फैमिलीज एजुकेशन और फेथ को इम्पोर्टेंस देती थीं, लेसन्स और चर्च सर्विसेज के लिए इकट्ठा होती थीं। हालांकि इंग्लैंड का रूल था, लेकिन कॉलोनिस्ट्स अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रहे थे, जो इंडिपेंडेंस और अपॉर्चुनिटी का यूनिक ब्लेंड था। कॉलोनीज में लाइफ बिना चैलेंजेस के नहीं थी। वास्ट विल्डरनेस में कांस्टेंट डेंजर्स थे, वाइल्ड एनिमल से लेकर हार्श वेदर तक। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, जो उस जमीन के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, रिसोर्सेज के लिए कॉलोनिस्ट्स से क्लैश करते थे। फिर भी कई लोगों के लिए कॉलोनीज ने न्यू लाइफ का चांस दिया, पोटेंशियल से भरी जमीन में एक फ्रेश स्टार्ट। जैसे जैसे कॉलोनीज बढ़ी, वैसे वैसे सेल्फ गवर्नमेंट की उनकी डिजायर भी बढ़ी। हालांकि इंग्लैंड कॉलोनीज को मेनली वेल्थ और रिसोर्सेज का सोर्स मानता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस और रेगुलेशंस लगाए, जिन्हें कॉलोनिस्ट ने इंक्रीजिंगली बर्डनसम पाया। डिस्कंटेंट के सीड्स बोए गए, जिससे एक पावरफुल एम्पायर और उसके डिटरमिन्ड कॉलोनीज के बीच एक मोमेंटस क्लैश का स्टेज सेट हुआ। 1700s के आगे बढ़ने के साथ इंग्लैंड और कॉलोनीज के बीच रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड होता गया। यूरोप में वॉर से डेट में डूबे इंग्लैंड ने कॉलोनीज और उनके रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। सेल्फ गवर्नमेंट के आदी कॉलोनिस्ट्स इन न्यू रिस्ट्रिक्शन से परेशान थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन पर बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के टैक्स लगाया जा रहा है, एक रैलिंग क्राई जो कॉलोनीज में गूंजा। ब्रिटिश कंट्रोल के सबसे इन्फेमस एक्ट्स में से एक 1765 का स्टैम्प एक्ट था। इस एक्ट के तहत कॉलोनिस्ट्स को हर प्रिंटेड पेपर पर टैक्स देना पड़ता था, न्यूज़पेपर से लेकर लीगल डॉक्यूमेंट्स तक। गुस्साए कॉलोनिस्ट्स ने प्रोटेस्ट किया, यह तर्क देते हुए कि पार्लियामेंट को बिना उनकी कंसेंट के उन पर टैक्स लगाने का कोई राइट नहीं है। बढ़ते कॉलोनियल रेजिस्टेंस के कारण पार्लियामेंट ने आखिरकार स्टैम्प एक्ट को रिपील कर दिया, लेकिन डैमेज हो चुका था। कॉलोनिस्ट्स ने डिफायंस का टेस्ट ले लिया था और फ्रीडम की एपेटाइट बढ़ रही थी। 1773 में बॉस्टन टी पार्टी के साथ टेंशंस बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गए। जब पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉलोनीज में टी सेल्स की मोनोपोली दी, तो कॉलोनिस्ट्स ने इसे अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की एक और कोशिश माना। डिफायंस में नेटिव अमेरिकन के डिस्गाइज में कॉलोनिस्ट्स के एक ग्रुप ने बॉस्टन हार्बर में डॉक्ड ब्रिटिश शिप्स में एंटर किया और 342 चेस्ट्स ऑफ टी पानी में फेंक दी। रिबेलियन के इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को शॉक किया और कॉलोनियल रेजिस्टेंस को और मजबूत बनाया। बॉस्टन टी पार्टी के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनिस्ट्स को पनिश करने और कंट्रोल वापस पाने के लिए कई हार्श मेजर्स लागू किए, जिन्हें इंटॉलरेबल एक्ट्स कहा जाता है। इन एक्ट्स ने टेंशंस को और बढ़ा दिया, कॉलोनीज को वॉर के करीब धकेल दिया। 1774 में सभी 13 कॉलोनीज के कॉलोनियल लीडर्स फिलाडेल्फिया में मिले ताकि अपने ऑप्शंस डिस्कस कर सकें। इस फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने, जैसा कि इसे जाना जाता है, कॉलोनियल राइट्स की पुष्टि की और ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट का आह्वान किया। जैसे जैसे रिलेशंस बिगड़ते गए, अप्रैल 1775 में मैसाचुसेट्स में ब्रिटिश ट्रूप्स और कॉलोनियल मिलिशियामेन के बीच फाइटिंग शुरू हो गई। लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड की बैटल्स ने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर की शुरुआत की। इसके तुरंत बाद बुलाई गई सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जॉर्ज वॉशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए इकट्ठा हुई एक रैगटैग लेकिन डिटर्मिन्ड फोर्स थी। जुलाई 4, 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जारी किया, जो थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया एक पावरफुल डॉक्यूमेंट था, जिसने कॉलोनीज के ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की घोषणा की। डिक्लेरेशन ने प्रोक्लेम किया कि सभी मैन इक्वल पैदा होते हैं और उन्हें कुछ अनएलिएनेबल राइट्स दिए गए हैं, जिनमें लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस शामिल हैं। सदियों से गूंज रहे ये वर्ड्स दुनिया भर में फ्रीडम चाहने वाले लोगों के लिए होप और इंस्पिरेशन का बीकन बन गए। अमेरिकन रेवोल्यूशन सिर्फ इंडिपेंडेंस की वॉर नहीं थी, यह गवर्नमेंट की नेचर और सिटीजन्स के राइट्स को डिफाइन करने की स्ट्रगल थी। यह बैटलफील्ड्स और लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स में लड़ी गई वॉर थी। जहां जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे मेन ने आर्मीज लीड की, वहीं अनगिनत ऑर्डिनरी पीपल ने वाइटल रोल्स निभाए। विमेन ने न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, फार्म्स और बिजनेसेस मैनेज की, जबकि उनके हस्बैंड्स और सन्स वॉर में लड़ रहे थे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिलकर, फूड और सप्लाईज प्रोवाइड करके
और यहाँ तक कि स्पाइस के रूप में काम करके वॉर एफर्ट में भी कंट्रीब्यूट किया। अफ्रीकन अमेरिकन्स, फ्री और इंस्लेव्ड दोनों, कॉन्फ्लिक्ट के दोनों साइड्स पर लड़े। कई लोगों ने रेवोल्यूशन को अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। क्रिस्पस एटक्स, एक फॉर्मर स्लेव, 1770 में बॉस्टन मैसेकर में मारे जाने पर रेवोल्यूशन के फर्स्ट कैजुअलिटीज में से एक बन गया। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंस गए। अक्सर उन्हें साइड्स चुनने के लिए मजबूर किया जाता था। उनकी अलीजेंसेस अक्सर कॉलोनियल पावर्स के साथ उनके रिलेशनशिप से तय होती थीं। सालों की स्ट्रगल और सैक्रिफाइस के बाद टाइड अमेरिकन्स के फेवर में हो गया। फ्रांस और अदर यूरोपियन पावर्स के सपोर्ट से कॉन्टिनेंटल आर्मी ने 1781 में यॉर्कटाउन, वर्जीनिया में एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। 2 साल बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस ने ऑफिशियली वॉर को एंड कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। अमेरिकन रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था, जिसने दुनिया भर में रेवोल्यूशंस और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। इसने प्रूव किया कि ऑर्डिनरी पीपल एक कॉमन कॉज से यूनाइटेड होकर एक पावरफुल एम्पायर को ओवरथ्रो कर सकते हैं और लिबर्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन की लेगेसी आज भी दुनिया को शेप करती है। हमें याद दिलाती है कि फ्रीडम की फाइट एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है, जिसके लिए करेज, डिटर्मिनेशन और ह्यूमन स्पिरिट की पावर में अनवेवरिंग बिलीफ की जरूरत होती है।